नमस्कार बच्चों, हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया यश। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर मैं आपको कक्षा 8वीं और 9वीं की हिंदी की जो पुस्तक है एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तावित, उसके पाठों का विवरण देती हूँ। उनके पाठों को मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाती हूँ और साथ में ही जो व्याकरण के मुख्य विषय होते हैं उनके भी आपको यहाँ पर वीडियोस मिल जाएंगे जिनसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपकी जो हिंदी है वो हिंदी भाषा आपकी और भी सुदृढ़ हो सके और आप हिंदी भाषा में दक्षता प्राप्त कर सकें। तो चलिए आज हम पाठ शुरू करते हैं। तो आज का जो पाठ है वो व्याकरण के अंतर्गत आता है, बहुत ही मुख्य पाठ है। ये पाठ कक्षा 8वीं और के साथ साथ आपके कक्षा 10वीं में भी बहुत ही उपयोगी है। पाठ का नाम है समास। आप पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत या परिचय पढ़ चुके हैं, तो इस कक्षा में हम थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ेंगे उसके परिभाषा, उसके भेद और बाकी उसके उदाहरण। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ समास। तो बच्चों, आज का जो पाठ है, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाठ का नाम है समास और कक्षा 8वीं की व्याकरण पुस्तक का यह पाठ है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये समास है क्या। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसकी एक परिभाषा है, जो कि ऑफिशियल परिभाषा है, वो इस प्रकार से है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों या पदों के मेल से एक नया शब्द बनाया जाता है तो शब्द रचना की इस विधि को व्याकरण में समास कहा जाता है। जैसे कि आपको उदाहरण दे रखा है कि गंगा और तट। यहाँ पर आपके पास एक दो तीन शब्द हैं, लेकिन इनको मिलाकर हमने एक शब्द बना दिया गंगा तट। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर गंगा के तट के बारे में बात हो रही है। तो ये जो हमने इसके अंदर परिवर्तन किया, जो हमने नया शब्द बनाया, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है यही हमारी समास कहलाती है। तो जब भी हमारा कोई शब्द होता है जो इस प्रक्रिया के द्वारा बनता है, उसमें एक पहला पद होता है जिसको पूर्व पद कहा जाता है, और एक जो उसके पीछे उसके साथ लगा हुआ दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहा जाता है। तो ये पूर्व पद और ये जो उत्तर पद है, ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं हमें यह समझाने में कि जो शब्द है ये समास के किस भेद के अंतर्गत आएगा। जब भी हम ये इन शब्दों से मिलाकर नया शब्द बना देते हैं तो इसको हम समस्त पद कहते हैं, कि पूरा जो हमें पद प्राप्त हुआ वो पद समस्त पद है, या सामासिक पद भी हम इसको दूसरा नाम सामासिक पद भी कहते हैं, जो कि समास की प्रक्रिया के दौरान हमें ये प्राप्त हुआ है। अब जैसे कि यहाँ पर एक देख सकते हो उदाहरण आप कि दश जमा आनन, इनके मेल से बना दशानन, एक शब्द बन गया दशानन। तो ये हमें एक पूर्ण पद प्राप्त हुआ, समस्त या सामासिक पद प्राप्त हुआ। अब जैसे हमें पूर्ण पद प्राप्त हुआ है, समस्त पद प्राप्त हुआ है, तो इस पद को या इस शब्द को अगर हम तोड़े, इसके अन्य भाग करें, तो टूटने पर हमें ये इस प्रकार से मिलेगा। तो ये भी हमें इस प्रकार से मिलेगा। तो ये जब हम इसको अलग अलग करते हैं, यानी कि इसका हम विग्रह करते हैं, तो जब हम विग्रह करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो वो कहलाएगा समास विग्रह। जैसे कि आपने संधि में भी पढ़ा था कि संधि करना यानी कि जोड़ना, संधि का अर्थ ही होता है जोड़ना, लेकिन संधि विच्छेद करना यानी तोड़ना, यानी कि अलग अलग करना, कि एक शब्द के वर्णों को अलग अलग करना। तो वहां पे हमने एक शब्द के वर्णों को अलग अलग किया था, यहाँ पर हम जो हमें दिया गया है एक शब्द, उसके हम अलग अलग शब्द में उसको बांटेंगे। तो ये होता है आपका जो मुख्य बात है कि समास और समास विग्रह क्या होता है, और साथ ही आपकी जो ये परिभाषा है समास की वो क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कि जो समास है उसके कितने प्रकार हैं, अर्थात उसके कितने
भेद हैं। आप जो भी व्याकरण के पाठ पढ़ते हैं उसमें हम परिभाषा के अलावा भेद पढ़ते ही हैं। जो भी आपका भाग होता है व्याकरण का, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, कुछ भी, या ये समास आ गया या संधि आ गया, ये पूरा शब्द भंडार है, शब्दों की भरपूर मात्रा है, यहाँ पर भरे हुए हैं शब्द। बस उनको थोड़ा सा आप उनको समझ सके टेक्निकली, इसलिए उनको भेदों में बांटा जाता है ताकि आप उसको और अच्छे से समझ सके। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे जो समास है उसके व्याकरण में कितने भेद बताए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चार्ट में कि जो समास के भेद हैं ये पूरे 4 भेद होते हैं और 2 उपभेद होते हैं जो कि इस तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ व्याकरण की पुस्तक में सीधा उन्होंने लिख दिया होता है 6 भेद। ये जो 2 उपभेद हैं तत्पुरुष समास के, इसको भी वो सीधा उन 6 भागों में ले लेते हैं। तो जैसे अभी अगर हम देखें तो मुख्य 4 भेद हैं, तो वो है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। तो अगर हम इसका उपभेद ना लें, कई पुस्तक में इसको उपभेद के रूप में ना लिखकर इसके मुख्य भेदों के रूप में इनका नाम लिखा गया है, तो फिर 5वां हमारा हो जाएगा कर्मधारय और छठा हो जाएगा द्विगु समास। आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप पहले अव्ययी भाव ही लिखें या आप तीसरे नंबर पर द्वंद्व लिखें, आप कोई भी पहले लिख सकते हैं, लेकिन जो एक तरीका बनता है वो थोड़ा सा समझने में आसानी के लिए पहले अव्ययी भाव, फिर तत्पुरुष, फिर द्वंद्व, फिर बहुब्रीहि, फिर कर्मधारय या द्विगु। ये अपने अपने समझने के आधार पर है कि आप इसको कैसे याद करते हैं और किस सीरीज में रखते हैं। तो चलिए कि जिस पुस्तक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं जहाँ पढ़ाती हूँ वहाँ जो पुस्तक है तो उसमें 4 भेद और 2 उपभेद बताए गए हैं जो कि तत्पुरुष समास के हैं, तो मैं उसी के अनुसार ही आपको पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, तत्पुरुष के 2 उपभेद, द्वंद्व और बहुव्रीहि, ये हमारे हो गए समास के प्रकार। अब हम एक एक प्रकार को लेंगे, एक एक भेद को लेंगे और उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। तो याद रखने के लिए भी आप ये सारा इस वाली स्लाइड में देख सकते हैं, 6 के 6 नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो चलिए बच्चों, हमारे सामने है पहला समास जो कि है तत्पुरुष समास, जिसमें कि बताया गया है कि पूर्व पद गौण होता है और उत्तर पद प्रधान यानी मुख्य होता है। ठीक है बच्चे, गौण यानी सेकेंडरी होता है और प्रधान यानी कि प्राइमरी यानी इंपॉर्टेंट होता है। वो किस प्रकार से, ये देखिए। अब आपके पास ये शब्द है युद्ध क्षेत्र, एक जो समास से शब्द बन गया, सामासिक शब्द बन गया। इसमें आप देख रहे हो पहला पद क्या है, युद्ध, दूसरा पद है क्षेत्र। इसमें क्या बोला है कि जो उत्तर पद है वो प्रधान होता है, यानी जो पीछे वाला पद है वो इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो क्षेत्र है, क्षेत्र एज इट इज रहेगा, क्षेत्र से पहले युद्ध लिखा गया है, युद्ध क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, वो बदल सकता है लेकिन जो क्षेत्र है वो वहीं का वहीं रहेगा, उसको कोई वहां से हिला नहीं सकता। तो ये इंपॉर्टेंट होती है तत्पुरुष समास में। जैसे देशवासी, वासी सेम रहेगा, देश बदल सकता है, देशवासी, प्रदेशवासी, दिल्ली वासी, पंजाब वासी। तो इसलिए जो कहीं पर फिक्स रहता है वही हमारा प्रधान इंपॉर्टेंट पद कहलाता है। तो ये तो उसकी पहचानने के लिए हो गया, अगर आपको याद है, रख सकते हो तो आप ऐसे पहचान सकते हो, नहीं रख सकते हो ऐसे याद तो सिंपली आप को क्या करना होगा कि आप जितने भेद पढ़ेंगे ना उसका एक तो समासिक पद बनेगा और एक विग्रह होगा, यानी कि ये एक पूरा बन जाएगा पद और ये उसके टुकड़े हो जाएंगे। तो आप उसको विग्रह करके देखो, जैसे कि युद्ध क्षेत्र, तो आप इसका विग्रह करो तो आपके पास क्या आएगा, युद्ध का क्षेत्र, देशवासी, देश का वासी। आगे देखिए स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, भूख मरा, भूख से मरा हुआ, राजपुत्र, राजा का पुत्र, या उद्योगपति, उद्योग का पति, या पराधीन, पर के अधीन, सिर दर्द, सिर में दर्द। आपने अगर नोटिस किया होगा तो ये का, इधर भी जितने भी को, से, में, पर, ये क्या है, ये सभी कारक चिन्ह हैं। तो जब भी तत्पुरुष समास के
जो समस्त पद होता है उसका हम विग्रह करेंगे तो तोड़ने में उसके बीच में कारक चिन्ह आएगा, ये इसकी पहचान होती है। बाकी जो भेद पढ़ेंगे उसमें कारक चिन्ह नहीं आएगा। तो सिंपली कि जब हम विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह आता है, और जब हमारे पास एक विग्रह के रूप में दिया गया होता है, हमें उसका एक समासिक पद बनाना होता है, यानी कि एक पद बनाना होता है, तो हम इस कारक चिन्ह को हटा देते हैं, हम कट कर देते हैं और बाकी दोनों शब्दों को मिलाकर लिख देते हैं, जैसे कि उद्योगपति, जैसे कि पराधीन, जैसे कि सिरदर्द। तो ये पहचान होती है आपके तत्पुरुष समास की, जिसके बीच में विग्रह करने पर कारक चिन्ह आते हैं। और जब हम समस्त पद बनाते हैं तो हम कारक चिन्ह को हटा देते हैं। तो इसी तत्पुरुष समास के दो भेद हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 4 होते हैं, कि 6 कैसे बनते हैं। तो तत्पुरुष समास के 2 भेद इस प्रकार से हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। बहुत ध्यान से समझिएगा। कर्मधारय समास 2 प्रकार से होता है। कैसे? आप बस सिंपली याद रखो, विशेषण और विशेष्य। विशेष यानी संज्ञा सर्वनाम, विशेषण यानी उसकी विशेषता बताने वाला शब्द। जैसे कि आप देख सकते हैं काली मिर्च, इसमें विशेषण क्या है? काली, और विशेष्य क्या है? मिर्च। नील कमल, कमल, नील और कमल। महाराजा, महा और राजा। तो अब हमारे पास जो हमें शब्द मिल गया काली मिर्च या महाराजा या यहाँ पर भला मानस, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? जैसे महादेव है तो महान है जो देव, ठीक है, महान है जो देव। काली है जो मिर्च, नीला है जो कमल, महान है जो राजा, आधा है जो पका हुआ। तो इस तरह से है जो। या फिर दूसरा वाला उदाहरण देखिए, चरण कमल यानी कि कमल के समान चरण, चंद्रमुख यानी कि चांद के समान मुख, तो उसके समान। तो जब भी कंपैरिजन होगा, किसी की तुलना किसी से की जाएगी, या फिर पहला वाला शब्द आपका विशेषण का होगा, काला, नीला, पीला, ये दो ऐसे करके, वो हमारा कर्मधारय समास होगा। और इसके विग्रह करने में हमें ध्यान रखना होगा, है जो या के समान, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम आते हैं द्विगु समास। सब बहुत ही आसान होता है। इसमें जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है, नंबर्स वाला होता है, उसमें कोई ना कोई आपका हिंदी में नंबर होगा। जैसे पंचतंत्र, पंच यानी 5, तिरंगा यानी 3, सप्ताह यानी 7, त्रिभुवन यानी 3, अष्ट यानी 8, चतुर्भुज यानी 4। तो जब भी पहले वाले पद में कोई नंबर आएगा, कोई संख्या होगी, तो वो हमारा द्विगु समास का उदाहरण कहलाएगा। और इसके विग्रह में क्या करना होता है? हम समूह या समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। से पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह भी बोल सकते हैं या समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समूह या समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार या समूह। चतुर्भुज, 8 भुजाओं का समूह या समाहार। तो जब भी हम समूह का या समाहार की बात करेंगे तो वो द्विगु होगा। नंबर्स, क्योंकि नंबर्स ही ग्रुप में आते हैं, तो जब भी नंबर होंगे किसी शब्द में तो वो हमारा वहां पर द्विगु समास होगा। तो हमने देखा कि तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्ह होता है, फिर हमने कर्मधारय पढ़ा उसका उपभेद जिसमें विशेषण होता है, फिर हमने उसी का दूसरा उपभेद पढ़ा द्विगु जिसमें नंबर्स होते हैं। अब आता है अव्ययी भाव। अव्यय आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, पिछले अभी हमने पाठ खत्म किया, क्रिया विशेषण वाला, समुच्चय बोधक, ये सभी शब्द। तो अव्यय भाव में क्या होता है कि जो भी शब्द होता है वो एज इट इज जो रहने वाला शब्द होता है वही प्रयोग होता है, और हमें उसमें जब विग्रह होता है तो उसका अर्थ पता चलता है। जैसे कि यथा समय, इसका जो पहला वाला पद है ये हमेशा अव्यय या उपसर्ग हुआ है। यथा यानी कि समय के अनुसार। आजीवन, इसमें पहला क्या है? आ, उपसर्ग हो गया। जीवन भर, भरपेट यानी पेट भरकर। प्रतिवर्ष यानी हर वर्ष। तो कई बार क्या होता है कि अव्ययी भाव में हम एक ही शब्द को 2 बार भी प्रयोग करते हैं, जैसे रातों रात, बीचों बीच, बातों बात, साफ साफ। जब हमने इसका अर्थ लिखा तो लिखा रात ही रात में, बीच ही बीच में, बात ही बात में,
साफ साफ यानी कि बिल्कुल साफ। तो जो भी हमारा जो समस्त पद होगा उसमें जो पहला वाला पद होगा वो अव्यय होगा, तो हमेशा हमारा वो अव्ययी भाव कहलाएगा। नाम में छुपा हुआ है अव्ययी भाव, यानी जिसमें अव्यय लगता है। अब आप देख रहे हैं इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपके तत्पुरुष समास में था या कर्मधारय में था या द्विगु में था। कर्मधारय में विशेषण था, यहाँ पे कहीं विशेषण की बात नहीं हो रही है। द्विगु में नंबर था, यहाँ पे कहीं नंबर की बात नहीं हो रही है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पे कारक चिन्ह या पहला पद आपका गौण और दूसरा पद ये ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें पहला ही पद इंपॉर्टेंट है, लेकिन तत्पुरुष में क्या होता है दूसरा पद इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि अव्ययी भाव क्या होता है। अब हम आते हैं द्वंद्व समास के ऊपर। अब आपने देखा होगा ऊपर अव्ययी भाव में हमने देखा ना एक ही शब्द दो बार आया है, इसमें भी हम देख रहे हैं दो दो शब्द है, लेकिन क्या अंतर है, इसमें जो शब्द आया है वो एज इट इज आया है, एक ही शब्द दो बार आया है, बात, साफ, बीज या रात। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे इसमें भी दो शब्द आ रहे हैं, लेकिन वो उल्टे हैं। द्वंद्व क्या होता है आपस में खींचातानी, तो ये उल्टे हैं, तभी तो आपस में खींचातानी कर रहे हैं। हानि लाभ, अन्न जल, भला बुरा, छोटा बड़ा, गंगा यमुना, सुख दुख, उल्टे हैं दूसरे के, और साथ में इनके योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो हम क्या करते हैं, योजक चिन्ह के बदले और लगा देते हैं, दूसरा या लगा देते हैं। तो और या फिर या लगाने से हमारे द्वंद्व समास का विग्रह हो जाता है। और जब विग्रह दे रखा हो तो हमें समासिक पद यानी समस्त पद बनाने के लिए या और को हटाकर सिंपली डैश लगा देना होता है। तो ये भी पहचानना बहुत आसान है द्वंद्व कि उसमें डैश लगा होता है। अब हम आते हैं अपने आखिरी भेद पर, जो है बहुव्रीहि समास, और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इसमें ना तो पहला पद इंपॉर्टेंट है, ना दूसरा पद इंपॉर्टेंट है, ना इसमें विशेषण है, ना इसमें नंबर है नंबर, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, ना इसमें अव्यय है। इसमें जो भी शब्द है जब हम उसका विग्रह करते हैं तो वो हमें किसी तीसरे के बारे में बताता है। जैसे मेघनाद, अगर मैं इसके शब्दों का अर्थ देखूं, शाब्दिक अर्थ पर जाऊं, तो उस मेघनाद का अर्थ होता है कि शोर, यानी कि मेघ यानी बादलों का शोर, सिंपली। लेकिन जब मैंने बोला कि मेघ के समान नाद यानी मेघ के समान या बादल की तरह शोर है जिसका, अर्थात रावण पुत्र, तो मैंने बोला ये बहुव्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पर मैंने रावण के पुत्र की बात की है। उसी प्रकार विषधर, विष को धारण करता है जो, अर्थात सांप, मैंने बोला पीतांबर, पीले वस्त्र है जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। त्रिलोचन, तीन लोचन यानी तीन नेत्र हैं जिनके, अर्थात शंकर जी। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। तो जब मैंने किसी विशेष व्यक्ति का नाम लिया तब मेरा बहुव्रीहि समास कहलाएगा। लेकिन अगर मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, मैंने सिंपली बोल दिया विष को धारण करने वाला, भाई विष को धारण करने वाला है कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर मैंने विशेषता बताई ना कि भाई कोई व्यक्ति हो विष को धारण करता है, तो यहाँ पे सिंपली कर्मधारय हो गया। या फिर पीले वस्त्र, पीले वस्त्र की विशेषता बताई गई है, पीले रंग का है, ठीक है। या फिर त्रिलोचन, त्रि आ गया, नंबर आ गया, मैंने बोला केवल त्रिलोचन यानी तीन नेत्रों का समूह, मैंने नंबर की बात की है, मैंने समूह की बात की है, तो यहाँ पे कौन सा आ गया, यहाँ पर द्विगु समास आ गया, क्योंकि यहाँ पर नंबर की बात हुई है। चतुर्भुज, मैंने केवल बोला बस चतुर्भुज जिसकी चार भुजाएं हैं, मैंने नाम नहीं लिया विष्णु जी का, लेकिन मैंने नंबर का नाम लिया है, नंबर बोला है, तो यहाँ पर द्विगु समास आएगा। तो इस प्रकार से जो आपके बहुव्रीहि समास होता है, इसमें जो शब्द होते हैं वो आपके द्विगु वाले भी होते हैं और कर्मधारय वाले भी होते हैं। लेकिन हम जब विग्रह करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि वह बहुव्रीहि समास का उदाहरण है या कर्मधारय क्या है, या फिर वो द्विगु है। यदि केवल हम नंबर की बात करेंगे, समूह की बात करेंगे, द्विगु होगा, विशेषण की बात करेंगे तो कर्मधारय होगा, यदि हम विशेष व्यक्ति की बात करेंगे तो वह बहुव्रीहि होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा ताकि आपको जो प्रश्न आए तो आप कर सकें। आप देखिए जैसे मैंने भी आपको समझा दिया है कि द्विगु और बहुव्रीहि में क्या अंतर है, वो यहाँ पर इन्होंने बताया पुस्तक में। चतुर्भुज, दशानन, चतुर्मुख और त्रिनेत्र। जब हम समूह की बात करेंगे
तो द्विगु होगा। जब हम विष्णु जी की बात करेंगे तो बहुव्रीहि होगा। जब हम यहाँ पे भी 10 आनंद के समूह की बात करेंगे द्विगु होगा। हम रावण की बात करेंगे तो बहुव्रीहि होगा। हम केवल 4 मुख की बात करेंगे द्विगु होगा। लेकिन हम 4 मुख वाले ब्रह्मा जी की बात करेंगे तो बहुव्रीहि होगा। केवल और केवल हम 3 नेत्रों के समूह की बात करेंगे तो द्विगु होगा। लेकिन हम 3 नेत्रों वाले शिव जी की बात करेंगे तो बहुव्रीहि होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखिए। जब आपके क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप देखना कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। यदि प्रश्न में लिखा है, नाम दिया गया किसी व्यक्ति का और पूछा जाए कि इसको समस्त पद बनाओ और इसके भेद का नाम लिखो, तो आप अगर नाम दिया गया है तो समस्त पद बना के भेद में आप बहुव्रीहि लिखेंगे। यदि किसी का नाम नहीं लिखा गया है तो समस्त पद बनाकर आप कर्मधारय या फिर द्विगु लिखेंगे। उसी प्रकार यहाँ देखिए कि कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या अंतर होता है। घनश्याम, केवल मैंने एक उदाहरण दिया कि भाई जो है ये श्याम वो घन के समान है, सिंपल मैंने ये बोला। लेकिन जब मैंने बोला कि घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण, तो जब भी यहाँ पर नाम आ रहा है गणेश जी, शिव जी, रावण पुत्र, कृष्ण, विष्णु, तो वहां पर बहुव्रीहि होगा। लेकिन केवल विशेषता बताई जा रही है, लंबा है उदर, नीला है कंठ, मेघ के समान नाद, पीला अंबर, दीर्घ बाहु, केवल विशेषता बताई जा रही है, तो वहां पर कर्मधारय समास होगा। तो हमने अब तक जो पढ़ा है, हमने समास की सारी जो भेद है उनकी विशेषताएं पढ़ ली हैं कि तत्पुरुष समास है उसमें क्या होता है, कारक चिन्ह जब होते हैं, जब हम विग्रह करते हैं, और जो उसके पद होते हैं, जो ये गौण होता है, ये होता है, वो होता है, उसको आप इतना याद नहीं भी रखेंगे ना, बस आपको उसके उदाहरण याद रहेंगे किस प्रकार से विग्रह होता है, तब भी आप आसानी से प्रश्न कर जाएंगे। अक्सर इसके प्रश्न ऐसे आएंगे कि आपको कोई या तो समस्त पद दिया गया होगा और बोला जाएगा कि आप बताइए कि ये समास का कौन सा भेद है, तो आप पढ़कर भी पता होगा तो बता सकते हो कि भाई ये तत्पुरुष है क्या है। या फिर बोला जाएगा समास विग्रह करो और नाम बताओ समास को, तो विग्रह कर देंगे या तोड़ देंगे। या फिर आपको विग्रह करके मिलेगा, मान लो स्वर्ग को प्राप्त, और आपको बोला जाएगा इससे आप समस्त पद बनाओ और उसका नाम लिखो। या फिर आपके कॉलम्स में आ सकते हैं कि यहाँ पर आपका एक शब्द है, यहाँ पर आपका उसका विग्रह किया हुआ है या उसका भेद का नाम दिया गया और आपको मैच करने के लिए बोला जाए, या खाली स्थान के रूप में भी आ सकता है। तो इस प्रकार से आपके इसके प्रश्न आते हैं।